Hello my dear students, welcome back to my channel or her classes. Welcome to another video. This is the lecture 2 of sound, जिसमें आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, इससे पहला वाला टॉपिक ये अभी हम बाद में करेंगे। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये हम बाद में करेंगे। पहले हम अपना ये वाला टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि ये इसी टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो भी बनेंगे तो हम इसको कवर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव क्या है? वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। हम साउंड वेव को किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके एम्पलीट्यूड से और उसकी स्पीड से। ठीक है ना। तो साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन, हमें पीछे अभी दी गई है, अभी हम देखेंगे। विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस। डेंसिटी और प्रेशर कैसे चेंज होता है व्हेन द साउंड वेव मूव्स इन अ मीडियम। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस above and below the average value of density and pressure। हमें ये वाली डायग्राम में बताया गया है कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी एरिया में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जहाँ डेंसिटी और प्रेशर ज़्यादा होंगे उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, और जहाँ डेंसिटी और प्रेशर कम होगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? रेयरफेक्शन। मतलब कि जो डेंसिटी और प्रेशर है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ जहाँ डेंसिटी बढ़ेगी उस एरिया में प्रेशर भी बढ़ेगा, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखो, पढ़ो क्या है। कंप्रेशन आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंट बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। कंप्रेशन क्या है? जहाँ पर पार्टिकल्स क्राउडेड होंगे, मतलब कि जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ठीक है ना, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और कंप्रेशन कैसे होता है? कंप्रेशन जो वेव का ऊपर वाला आएगा ना, जैसे अभी हम नोटबुक पे बना के देखते हैं कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जहाँ पर मतलब कि जिस रीजन में पार्टिकल्स क्राउडेड होंगे, जिस रीजन में पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, मतलब कि जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा उस एरिया को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और जैसे अब हम यहाँ पर वेव बनाते हैं, ठीक है, कंप्रेशन की वेव जो आएगी ना वो ऊपर से आएगी। इन्होंने यही लिखा है, द पीक रिप्रेजेंटेड, नहीं ये रहा, एंड रिप्रेजेंट बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। कर्व का जो अपर पोर्शन है ये क्या बताएगा? कंप्रेशन को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। ये जो पीक है इस वेव की, ये पूरा क्या आ जाएगा? कंप्रेशन का एरिया। ठीक है, और जो इसकी पीक है ये क्या आएगी? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इस पीक पे। ठीक है ना। आगे 10 कंप्रेशन आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एंड एज वेल एज प्रेशर इज हाई। ये हमने पहले बोला है कि जहाँ पर जिस रीजन में प्रेशर और डेंसिटी हाई होगा उसको कंप्रेशन बोलेंगे। कंप्रेशन वेव का जो होता है अपर वाला पोर्शन होता है ना, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि ये अपर पोर्शन है वेव का। जैसे वेव को ऐसे बनाते हैं, ये अपर पोर्शन हो गया उसका, ये लोअर पोर्शन हो गया। तो अपर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और इसकी पीक क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्रेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रेयरफेक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर। रेयरफेक्शन का है जहाँ जिस रीजन में लो प्रेशर और लो डेंसिटी होगी उस रीजन को हम रेयरफेक्शन कहेंगे। द रेयरफेक्शन आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। मतलब कि जहाँ पर पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे। एंड आर रिप्रेजेंट बाय द वैली दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? कंप्रेशन। और वैली मतलब कि नीचे, ये नीचे वाली वेव। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये कंप्रेशन। नीचे वाला पोर्शन क्या है? रेयरफेक्शन। ठीक है ना। ऐसे ही करते करते ये हमारी ये पास वेव आ जाएगी। ये वाला रीजन कंप्रेशन, ये वाला रीजन रेयरफेक्शन। ठीक है ना। तो अपर पोर्शन क्या, वेव का अपर पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्रेशन। लोअर रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? रेयरफेक्शन।
and are represented by the valley, that is the lower portion of the कर्व का लोअर पोर्शन। ठीक है, आगे अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ। पीक, ये पीक जो है इसको पीक को हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। इसको पीक को क्या बोलेंगे? क्रस्ट। और ये वैली है नीचे वाली, इसको क्या हम बोलेंगे? ट्रफ। ठीक है ना। द पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, पीक को हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ। और जो वैली है मतलब कि रेयरफैक्शन की पीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रफ ऑफ द वेव। ठीक है ना। अब हम एनसीईआरटी की डायग्राम देखते हैं, उसमें कैसे समझाया हुआ है। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट, कंप्रेशन। अपर पोर्शन को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। लोअर पोर्शन को क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पर मैक्सिमम रेयरफैक्शन। ठीक है ना। अब इन्होंने देखो बताया हुआ है, ये अपर पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट, और लोअर पोर्शन को क्या बोलेंगे? ट्रफ। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ एज शोन इन फिगर। देखो, अब यहाँ पर हमने बनाया था, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं। ये कंप्रेशन, नीचे वाला रेयरफैक्शन, फिर ऊपर कंप्रेशन, नीचे वाला रेयरफैक्शन। ठीक है। अब इन्होंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, मतलब कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, कंप्रेशन का एरिया, रेयरफैक्शन का एरिया एंड देन कंप्रेशन का एरिया, यहाँ तक, ये हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा क्या मतलब कि वेवलेंथ। ठीक है ना। अगर हम रेयरफैक्शन से शुरू करें, यहाँ से शुरू करो, रेयरफैक्शन मतलब कि यहाँ से रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा। क्या है ये? वेवलेंथ। तो इन्होंने लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच में, ये हाफ यहाँ तक, ठीक है, दो रेयरफैक्शन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? लैम्डा का जो डिनोट करते हैं, द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ये ऐसे बनता है, ऐसे। ये हमारे पास क्या है? ये वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है ना। इसको, और ये इसका क्या है? सिंबल है, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ग्रीक लेटर लैम्डा। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या मेजर कर रहा है? डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। नेक्स्ट है अब हमारा फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने अपना कवर किया वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, उसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ, जो कि लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो इवेंट हो रहा है, मतलब कि कितने एक पर यूनिट टाइम में कितनी बार कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं, कितनी बार, मतलब कि एक पर यूनिट टाइम में कितनी बार वो चीज़ बीट हो रही है। अगर हम उसको बीट कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रही है, अगर हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम में वो चीज़ कितनी बार वाइब्रेट हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इस लाइन का वही मतलब है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, कितनी फ्रीक्वेंटली वो हो रहा है। ठीक है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, आप सपोज करो कि आप एक ड्रम बजा रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में आप उस ड्रम को कितनी बार बीट कर रहे हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग ड्रम। ठीक है ना। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में आप कितना बार बीट कर रहे हो उस ड्रम को, इसको द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है कि पर यूनिट टाइम में हम किसी चीज़ को कितनी बार बीट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर ड्रम की एग्जांपल लिए तो हम बीट कितनी बार कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो कितनी बार वाइब्रेट हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट
व्हेन साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडियम, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप अब इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम में ये वेवलेंथ दी हुई है, ये ऊपर वाला क्या है, ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कर रही है एंड फिर कंप्रेशन, मतलब कि हाफ कंप्रेशन, फुल रेयरफैक्शन एंड देन हाफ कंप्रेशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम, कि जब साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करती है, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, कि जब कोई साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती है। जैसे कि यहाँ पर वेव दिखाई हुई है इन्होंने, ठीक है ना, हम यही मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जा सकती और इसके नीचे भी नहीं आ सकती, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि देखो इन्होंने लिखा हुआ है द चेंज इन डेंसिटी, यहाँ पर समझाती हूँ मैं आपको, ये हमारे पास वेव आ रही है, द चेंज इन डेंसिटी, मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम से फिर हम मिनिमम पर गए, ठीक है, मिनिमम से फिर हम मैक्सिमम पर आए, तो इसको इन्होंने क्या बोला है कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। जैसे हमने ऊपर ये डायग्राम बनाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो यहाँ पर टोटल ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, 2। तो इन्होंने लिखा है द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक और फिर दोबारा मैक्सिमम वैल्यू तक, देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऊपर वाली में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं इसके मुताबिक, तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, कितना हो गया, 1 ऑसिलेशन, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, कितना ऑसिलेशन हो गया, 1, तो टोटल ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है ना। द ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इसी को हम क्या बोल देते हैं, साउंड वेव, कि पर यूनिट टाइम में वो कितने ऑसिलेशन दे रहे हैं, मतलब कि मान लो ये वाली डायग्राम ये है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ तक गए हम, एंड देन एक और, ठीक है ना, ये हमारे पास वेव है। तो पर यूनिट टाइम में हमने कितने ऑसिलेशन बनाए, 1 ऑसिलेशन, सेकंड ऑसिलेशन, मतलब कि ये सेकंड ऑसिलेशन हो गई, और ये कितनी, थर्ड। तो पर यूनिट टाइम में हमने 3 ऑसिलेशन बनाए, तो उसी को बोल देते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दैट क्रॉस पर यूनिट एरिया वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अगर हम नंबर ऑफ कंप्रेशन और या फिर नंबर ऑफ रेयरफैक्शन काउंट कर लें पर यूनिट टाइम में, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दे, जिसको हम बोलते हैं न्यू न्यू, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से, ये वाला न्यू ऐसे बनता है, ये वी की तरह बनता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड इसको हम बोलते हैं न्यू, इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमने 2 टॉपिक्स अपने कवर कर लिए, मतलब कि हमारे पास वेवलेंथ हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, थर्ड हमारा है टाइम पीरियड।